विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचायती राज भारत की एक विलक्षण विशेषता है। जन जन को शासन की गतिविधियों में सक्रिय बनाए जाने के दृष्टिकोण पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था ऐतिहासिक अवधारणा है। शासनिक संगठन एवं स्वरूप चाहे जो रहा हो, पंचायती राज संस्थाएं मानव की मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं के रूप में विद्यमान रही है। चार्ल्स मेटकाफ द्वारा ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में इंगित किए गए निम्नांकित विचार इस तथ्य को प्रकट करते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं टिकता वहाँ वे टिके रहते हैं। राजवंश एक के बाद एक धरालुंठित होते रहते हैं। एक क्रांति के बाद दूसरी क्रांति आती है। हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख एवं अंग्रेज सभी बारी बारी से अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं, किंतु ग्राम समाज ज्यों के त्यों बने रहते हैं। संकट काल में वे अपने शस्त्र सज्जित करते हैं तथा अपनी किलेबंदी करते हैं। उन ग्रामीण समाजों की जिनमें से प्रत्येक अपने में एक छोटा सा राज्य था। यह एकता ही वह चीज़ थी जिसने भारत की जनता को उन सभी क्रांतियों और परिवर्तनों के बीच सुरक्षित रखा जिनका समय समय पर उसे शिकार होना पड़ा था। उसकी यह एकता बहुत अंशों में उनके सुख तथा उनकी स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता का कारण रही है। स्थानीय स्वशासन के अभियंत्र के रूप में पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं वो प्राचीन काल से ही भारत में मौजूद रही हैं। पंचायत अर्थात पंच आयत शाब्दिक दृष्टि से गांवों वाला द्वारा चयनित 5 व्यक्तियों का समूह है। व्यवहारतः यह उस प्रणाली को इंगित करता है जिसके द्वारा भारत की असंख्य ग्रामीण जनता को शासित किया जाता था एवं जो स्वशासन की मनोवृत्ति को इंगित करता है। प्राचीन काल में पंचायती राज संस्थाओं का अस्तित्व पंचायत शासन के प्रति जन जन की मनोवृत्ति एवं ग्राम स्तर पर पंचायत संस्थाओं की सांगठनिक संरचनाओं से इंगित होता है। प्राचीन भारत के साहित्यिक ग्रंथों में भी पंचायत शब्द को परिभाषित करने के प्रयास किए गए हैं। विभिन्न कालों में इसके विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। पंच परमेश्वर के रूप में प्राचीन भारत में जो है मान्यता थी। इसी तरह वैदिक युग में, रामायण युग में भी सभा एवं समितियों का वर्णन देखने को हमें मिलता है। मौर्य युग में गुप्त में सबसे छोटी इकाई ग्राम की जनता द्वारा चयनित व्यक्ति ग्रामिक का मुखिया था। इसी प्रकार मध्ययुगीन भारत में दिल्ली सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रबंध लंबरदारों, पटवारियों व चौकीदारों के द्वारा किया जाता था। गांवों को अपने प्रबंध के मामले में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी। मुगल कालीन भारत में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम के शासन का प्रबंधन पंचायत के द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश शासन काल में भी पंचायती राज संस्थाओं को उत्तरदायी प्रातिनिधिक संस्थाओं का दर्जा दिया गया था तथा ग्राम पंचायत ब्रितानी शासकों का मुख्य लक्ष्य नहीं था। औपनिवेशिक आकांक्षाओं का मुख्य ध्येय साम्राज्यवादी हितों का संरक्षण था। इसी ध्येय से स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। सोलह से 1881 के कालखंड में ब्रिटिश शासकों के द्वारा स्वायत्त शासन का आरंभ हुआ। इस कालावधि में स्थानीय संस्थाओं को केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के बजट पर दबाव कम करने का साधन माना गया था। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासन में स्थानीय संस्थाओं को संगठन एवं कार्यप्रणाली के दृष्टि से जो है विकसित रूप दिया गया। स्थानीय शासन इकाइयों को निर्वाचित स्वरूप देना, उसे करारोपण की विस्तृत शक्तियां देना एवं प्रजातंत्र की पाठशाला के रूप में विकसित करने का कार्य ब्रिटिश काल में ही हुआ था, है ना। क्योंकि विभिन्न जो आयोग हुए 1908 में विकेंद्रीकरण आयोग के प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया कि ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए, है ना।
इसी प्रकार 1917 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि भारत में संवैधानिक सुधारों का ध्येय उत्तरदायी सरकार की स्थापना है, अतः स्थानीय संस्थाओं के क्रमिक विकास के द्वारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के इस विकास क्रम से ये स्पष्ट हो जाता है कि पंचायती राज के मूल में निहित स्थानीय शासन संस्थाओं के माध्यम से विकास एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मनोभावना सुदूर अतीत से ही विद्यमान रही है। पंचायती राज संस्थाओं की अतीत से वर्तमान तक की इस विकास यात्रा से मानव की मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं के कारण पंचायत संस्थाओं को अपरिहार्य माना गया है। प्राचीन भारत में प्रजातंत्री पंचायतों की विद्यमानता विदेशियों से पदाक्रांत हुई भारत की भूमि पर विविध परिवर्तनों के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं का अस्तित्व स्वरूप एवं ब्रितानी शासन में संगठन एवं कार्यप्रणाली की दृष्टि से पंचायत संस्थाओं का गठन यही सिद्ध करता है। स्वातंत्रोत्तर युग में पंचायती राज संस्थाओं को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सशक्त माध्यम ही नहीं वरन कुशल कार्यकारण द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अभियंत्र के रूप में विकसित करने की अपेक्षा की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को गत्यात्मक रूप देने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं को विकास देने के लिए प्रयत्न किया गया था। इसमें 73वां जो संवैधानिक संशोधन जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें इन संस्थाओं को संवैधानिक आधार दिया गया था। यदि हम इसके ऐतिहासिक विकास क्रम पे डालें नज़र विकास क्रम में, तो पंचायती राज की जो भारत में सर्वप्रथम शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम में, तमिलनाडु एवं कर्नाटक और में तमिलनाडु और कर्नाटक में, और 1962 में महाराष्ट्र में पंचायती राज का गठन हुआ था। पी.के. थुंगन समिति के आधार पर 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसका संबंध पंचायती राज से है। इसके द्वारा संविधान से भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 8 तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वें संवैधानिक संशोधन की जो विशेषताएं हम देखें तो इसमें सबसे पहले है कि कई समितियां पंचायती राज के लिए गठित की गई थी। इनमें से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में वी.के. रॉय समिति, 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति, 1988 में पी.के. थुंगन समिति, 1984 में 64वां संवैधानिक संशोधन और 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जो है ऐतिहासिक विकास को गति दी गई थी। इसी तरह हम ये देखें कि विभिन्न राज्यों में पंचायतों को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में पंचायत समिति के नाम से संबोधित किया जाता है, आंध्र प्रदेश में मंडल पंचायत के नाम से, तमिलनाडु में पंचायत यूनियन के नाम से, पश्चिम बंगाल, असम आंचलिक परिषद के नाम से, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति के नाम से और मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के नाम से। कर्नाटक में तालुका डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से संबोधित किया जाता है। 73वें जो संवैधानिक संशोधन किया गया, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद एवं 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु बिहार,
मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान में भी यह व्यवस्था है। इसका कार्यकाल पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्षों का है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ 2 स्तरीय, और जहाँ 20 लाख से अधिक है वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होती है। राज्य की संचित निधि से इन पंचायतों को अनुदान देने की व्यवस्था है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायत को धन उपलब्ध कराया जाता है। 73वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर सर्वप्रथम जो कर्नाटक में पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया था। पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय प्रणाली पर काम करता है। ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया सरपंच होता है और वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुना जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति कहते हैं, इसका जो है मुख्य अधिकारी प्रमुख होता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, वो इसका जो मुख्य अधिकारी चेयरमैन होता है और अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है। तो इस तरह से इसकी निर्वाचन प्रणाली जो है यह परिलक्षित होती है। पंचायती राजों की जो संस्थाओं की औचित्य का और संवैधानिक मान्यता और महत्ता है, और इन संस्थाओं के द्वारा जो है सामाजिक परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय शासन के संदर्भ में राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं लोगों की राजनीतिक जागरूकता इनकी सफलता के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। तो इस प्रकार जो पंचायती राज संस्थाओं में राष्ट्रव्यापी एकरूपता का अभाव, राज्य सरकारों के निरंतर राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों की स्वायत्तता का अभाव, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तिहीनता एवं प्रभावी निर्णय लेने में अक्षमता के कारण ये संस्थाएं गतिहीन सिद्ध हुई हैं। किंतु इन संस्थाओं के द्वारा जो तृणमूल स्तर पर लोकतांत्रिक का स्थापना का जो प्रयास किया जा रहा है वह जो है बहुमूल्य है ना। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती व्यवस्था को सशक्त और ऊर्जावान बनाने के जो प्रयास अभी पूर्ण नहीं हुए हैं उनके लिए अब ठोस समय आ गया है। निर्धन जनता तक विकास को लाभ पहुंचाने और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए यदि सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार करना है तो देश में पंचायती राज संस्थाओं को हमें सक्षम बनाना होगा। धन्यवाद।